खबर गोरखपुर से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट गोरखपुर का खाद कारखाना पूरी तरह से तैयार है। आगामी 7 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरखपुर आकर इस कारखाने का लोकार्पण कर पूर्वांचल की जनता को बड़ी सौगात देंगे। हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड की ओर से तैयार किए गए इस कारखाने से प्रतिवर्ष 12.7 लाख मीट्रिक टन नीम कोटेड यूरिया का उत्पादन होता है। इस बड़े पैमाने पर खाद उत्पादन से देश के सकल खाद आयात में भारी कमी आएगी। सांसद के रूप में खाद कारखाने के लिए लगातार संघर्षरत रहे मुख्यमंत्री बनने के बाद कोरोना की प्रतिकूल परिस्थितियों में भी योगी आदित्यनाथ ने लगातार प्रयत्नशील रहे और उन्होंने समयबद्ध निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1998 में गोरखपुर में पहली बार सांसद बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने हर सत्र में खाद कारखाने को चलाने व इसकी जगह नए प्लांट के लिए आवाज बुलंद की थी और 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने उनकी मांग पर संजीदगी दिखाई और 22 जुलाई 2016 को नए खाद कारखाने का शिलान्यास किया। आपको बता दें, प्राकृतिक गैस आधारित प्लांट गोरखपुर का कारखाना पर्यावरण अनुकूल प्राकृतिक गैस आधारित प्लांट लगाया गया है। इस कारखाने के संचालन की जिम्मेदारी हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड को दी गई है। इस संयुक्त उपक्रम में कोल इंडिया लिमिटेड, एनटीपीसी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लीड प्रमोटर्स है, जबकि फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड भी साझेदार है। खाद कारखाने के निर्माण में करीब 8,000 करोड़ रुपए की लागत आई है। कारखाना परिसर में 30 करोड़ की लागत से विशेष रबर भी बना दिया गया है, जिस पर गोलियों का असर नहीं होगा। खाद कारखाने की उत्पादन क्षमता प्रतिदिन 3,850 मीट्रिक टन और प्रतिवर्ष 12.7 लाख मीट्रिक टन उर्वरक उत्पादन की है। बता दें, कारखाना प्रबंधन 30 नवंबर में उत्पादन का ट्रायल भी करेगा। यूपी में चुनाव से पहले एक अलग तस्वीर देखने को मिल गई, जहां ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा का घेराव किया गया। बता दें, मथुरा के जमुना पार क्षेत्र में कॉलोनी वासियों ने ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा का घेराव किया। जमुना पार क्षेत्र के तिवारीपुरम में सिविल लाइन के ओवरफ्लो होने से गंदा पानी लोगों के घरों तक आ रहा है, जिसको लेकर के स्थानीय लोग इसकी शिकायत कर चुके हैं। अधिकारियों तक गुहार लगा चुका है, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं की गई, जिसके बाद गुस्साए कॉलोनी वासियों ने शनिवार को ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा को रास्ते में रोककर उनका घेराव कर दिया। कॉलोनी वासी महिलाएं काफी संख्या में एकत्रित हो गई और रास्ते में तकते हुए खटिया लगाकर श्रीकांत शर्मा के रास्ते को रोककर खड़ी हो गई। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की मौजूदा भाजपा सरकार के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा यमुना पार क्षेत्र के तिवारीपुरम में शनिवार सुबह गोपाल आश्रम अखाड़े पर एक कार्यक्रम में आए थे। तभी स्थानीय कॉलोनी वासियों को ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा के आने की भनक लग गई और अपनी समस्या को लेकर नाराज कॉलोनी वासियों ने ऊर्जा मंत्री का घेराव करने के लिए रास्ते में तख्त रखकर और खटिया लगाकर रास्ते को जाम कर दिया और काफी संख्या में महिला और पुरुष वहां जमा हो गए और श्रीकांत शर्मा के आने का इंतजार करने लगे। और जैसे ऊर्जा मंत्री का काफिला गोपालश्रम अखाड़े से गुजरा तिवारीपुरम पहुंचा तो वहां पर मौजूद महिला और पुरुषों ने गाड़ी के आगे आकर उन्हें रास्ते में रोक लिया और अपनी समस्याओं को लेकर उन्होंने उनका घेराव किया। ऊर्जा मंत्री गाड़ी से नीचे उतर कर आए और कॉलोनी वासियों से वार्ता की तो कॉलोनी वासियों ने बताया कि क्षेत्र में सिविल लाइन ओवरफ्लो होने से घरों में सिविल लाइन का गंदा पानी घुस आया है और इसकी कई बार शिकायत के बाद अब तक कोई समाधान नहीं निकला है। वहीं कॉलोनी वासियों ने ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा को जगह जगह ले जाकर समस्या भी दिखाई। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कॉलोनियों में जाकर कॉलोनी वासियों की समस्या देखी और उन्हें 20 दिन में समस्या का समाधान होने का आश्वासन दिया। श्रीकांत शर्मा का कहना है कि 20 दिन में स्थानीय कॉलोनी वासियों की समस्या का समाधान संपूर्ण तरीके से हल करा दिया जाएगा। वहीं कॉलोनी वासियों को कहना है कि ऐसे आश्वासन हमको कई बार पहले भी मिल चुके हैं, लेकिन अब देखना होगा कि मंत्री जी के वादों में कितना दम है और कॉलोनी की समस्या का समाधान होगा या फिर इसी तरीके से कॉलोनी वासी समस्या को झेलते रहेंगे। भाजपा सरकार विकास कार्यों को लेकर बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर जगह जगह जनता परेशान दिखाई दे रही। रोटावेटर की चपेट में आ गया। रोटावेटर की चपेट में आने से बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। मौत से घर में कोहराम मच गया। तो वहीं बता दें, परिवार का इकलौता बेटा इस हादसे में मारा गया तो परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। बता दें, खेत में ट्रैक्टर चला रहे पिता को पानी देने मृतक आया था और ट्रैक्टर पर बैठने की जिद करने पर वो पिता के पास बैठ गया। तभी अचानक ट्रैक्टर से गिरकर रोटावेटर में फंसने से उसकी मौत हो गई। ये पूरी घटना थाना डोकी क्षेत्र के गांव समोगर की बताई जा रही है, जिसको लेकर अब लगातार परिवार में कोहरा मच गया है, जहां एक मासूम की
मौत हो गई। खबर गोरखपुर से है, जहां कोतवाली क्षेत्र के गंगेज चौराहे के पास शुक्रवार को बहनोई ने अपने ही साले की चाकू घोंपकर हत्या कर दी। जहां बीच बचाव कर रहे उसके दोस्त पर भी चाकू से हमला कर दिया, जिसमें वो घायल हो गया। झगड़ा छुड़ाने गए उसकी पत्नी और मां भी घायल हो गई। घटना में शामिल आरोपित को पुलिस ने पकड़ लिया है। विवाद सुलझाने गया अविनाश राजघाट थाना क्षेत्र के बसंतपुर स्थित रानी का सहाय निवासी अविनाश जायसवाल की पांडे हाता में रोल्ड गोल्ड ज्वेलरी की दुकान है। अविनाश की बहन नेहा की शादी कोतवाली इलाके के गंगेश चौराहे के पास रहने वाले अजय जायसवाल के साथ हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद से ही पति पत्नी के बीच विवाद होने लगा और मामला कोर्ट पहुंच गया। कोर्ट के आदेश पर पति के मकान में एक कमरे में नेहा रहती है और आरोप है कि शुक्रवार को अजय ने किसी बात पर नेहा की पिटाई कर दी। नेहा ने अपने भाई को सूचना दी, जिसके बाद अविनाश जायसवाल अपने साथी राजघाट क्षेत्र के रहने वाले लकड़ी कारोबारी परमात्मा मद्धेशिया के साथ मौके पर पहुंचा और बहनोई ने अचानक साले पर चाकू से हमला कर दिया। आरोप है कि वाद विवाद में अजय ने अविनाश के ऊपर चाकू से हमला किया और उसमें ताबड़तोड़ कई बार उसके पेट में चाकू घोंप दिया, तो वहीं बीच बचाव करने गया परमात्मा भी घायल हो गया। परमात्मा के पीठ और हाथ में चाकू लगा है। घायल अवस्था में दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, तो वहीं डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल रेफर कर दिया, तो जहां अविनाश की मौत हो गई, जबकि परमात्मा मद्धेशिया इलाज चल रहा है। घटना की जानकारी होने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जहां घटनास्थल का जायजा लिया, तो वहीं सीसीटीवी कैमरे की मदद से पहचान की जा रही है। खबर हल्द्वानी से है, जहां शहीद सम्मान यात्रा समारोह के तहत जनपद के 56वें अल्मोड़ा जनपद के 3 शहीद सैनिकों के परिजनों को अंग वस्त्र व ताम्रपत्र देकर सम्मानित किया गया। समारोह का आयोजन रामलीला मैदान में किया गया, जहां मुख्य अतिथि संसदीय कार्य, नगरीय आपूर्ति, शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत, सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी, महापौर जोगेंद्र पाल सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष बेला तोलिया, विधायक राम सिंह केड़ा, जिला भाजपा प्रदीप बिष्ट, प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट, मेजर जनरल इंद्र सिंह बोरा के द्वारा सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया और इसमें पूर्व अतिथियों के द्वारा शहीद सैनिक स्मारक में शहीद सैनिकों को पुष्प भी अर्पित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि बंशीधर भगत ने शहीदों को नमन किया और उनके बलिदान को भी याद किया। इसके साथ ही इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के कल्याण के लिए सरकार के द्वारा महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी भी दी गई। बता दें, जनपद नैनीताल में 56 अमर शहीद सैनिकों ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी और इसको त्याग व बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता। इसको लेकर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने अपना बयान दिया और इस मौके पर वीर शहीद सैनिकों के माता पिता को भी नमन किया गया। इसके साथ ही कार्यक्रम में शहीद बच्चों के लिए चलाई जा रही योजना के बारे में भी जानकारी दी गई, जिसमें कहा गया कि 1 रैंक 1 पेंशन की मांग केंद्र सरकार के द्वारा पूरी कर दी गई है और इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी जताया। इस खास मौके पर शहीद सैनिकों के नाम की घोषणा भी की गई। खेलेगा इंडिया तभी जीतेगा इंडिया। बता दें, इसके द्वारा 3 दिवसीय ओपन राष्ट्रीय जंप रोप प्रतियोगिता और स्केटिंग के थ्रू खेल का 25 नवंबर से आज 27 नवंबर को समापन हुआ और नगर के मल्लीताल स्थित डीएसए मैदान में 150 खिलाड़ी आए और जहां 7 राज्यों में उत्तर प्रदेश से 40 बच्चों की टीम ने भी भाग लिया। खेलेगा इंडिया जीतेगा इंडिया के मुख्य सचिव सागर कश्यप ने बताया कि राष्ट्रीय जंप प्रतियोगिता में उत्तराखंड, असम, नागालैंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार समेत अन्य राज्यों की टीम प्रतिभाग करेगी। तो वहीं बताया जा रहा है कि चैंपियनशिप की तैयारी भी पूरी हो चुकी है और इसके दौरान प्रतिभागियों को अंतर्राष्ट्रीय लेवल की सभी टेक्निक भी सिखाई जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपीटीईटी 2021 का पेपर लीक होने के चलते परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। बता दें, यहां सोशल मीडिया पर गाजियाबाद, मथुरा, बुलंदशहर में पेपर को व्हाट्सएप ग्रुप पर वायरल किया गया और बता दें, इसके 1 महीने बाद दोबारा परीक्षा देनी होगी। पूरे मामले की जांच एसटीएफ को भी सौंप दी गई है। अभ्यर्थियों को इसकी दोबारा कोई फीस नहीं देनी होगी और इसके साथ ही यूपीटीईटी में 21,65,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, लेकिन कड़ी सुरक्षा के बावजूद पेपर लीक हो गया। इस वक्त की बड़ी खबर आगरा से है, जहां यूपीटीईटी का पेपर लीक होने का मामला सामने आया, जिसके बाद पेपर लीक होने के चलते पेपर को कैंसिल कर दिया गया। तो इसके साथ ही आपको बता दें, इसके 1 महीने के बाद दोबारा परीक्षा देनी होगी। हालांकि राहत की बात यह है कि अभ्यर्थी को दोबारा कोई फीस नहीं देनी होगी। इस पूरे मामले की जाँच एसटीएफ के हाथ में दे दी गई है। बता दें,
बड़ा सवाल पुलिस प्रशासन की इतनी कड़ी सुरक्षा पर भी उठने लगे हैं कि आखिर कड़ी सुरक्षा के बीच पेपर लीक कैसे हो गया। और पूर्व में भी पेपर लीक होने के चलते कई एग्जाम पहले भी कैंसिल हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि व्हाट्सएप ग्रुप पर एक पेपर वायरल हुआ था, जिसके बाद पेपर लीक हुआ है। मथुरा, बुलंदशहर, गाजियाबाद के व्हाट्सएप ग्रुप पर पेपर को वायरल किया गया था। खबर बिहार के कटिहार से है, जहां शराबबंदी को सख्ती से लागू करवाने के लिए अब राजधानी पटना के साथ साथ जिला स्तर पर भी उत्पाद विभाग काफी सजग हो गया है। और इसी कड़ी में देर रात तक उत्पाद विभाग की टीम ने कटिहार के कई होटलों में छापेमारी की। हालांकि राहत की बात यह है कि इसमें उत्पाद विभाग की टीम के हाथ कुछ नहीं लगा, मगर आधा दर्जन से अधिक होटलों में छापेमारी से पूरे शहर में हड़कंप मच गया। कटिहार नगर थाना पुलिस के साथ इस छापेमारी के नेतृत्व कर रहे उत्पाद अधीक्षक केशव झा ने कहा कि आगे भी इसी तरह की लगातार छापेमारी जारी रहेगी। बिहार में शराबबंदी पर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं। बेगूसराय में राजद विधायक राजवंशी महतो ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर व्यक्तिगत टिप्पणी की और जोरदार हमला बोला। राजद विधायक राजवंशी महतो ने कहा कि बिहार में शराबबंदी नहीं है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी गांजा पीते हैं। बिहार में गांजा पर प्रतिबंध है तो गांजा पर रोक क्यों नहीं लगाते हैं। आज पूरे बिहार में शराबबंदी नाम की ही है। बिहार के अधिकारी भी शराब पीते हैं और बेचवाते भी हैं। और जिस तरीके से पटना में दुल्हन के कमरे में बिना किसी महिला पुलिस की छापेमारी की गई, ये घोर अपराध है। बिहार में शराबबंदी को लेकर लगातार विपक्ष सरकार पर हमलावर है और शराबबंदी को विफल बता रहा है। लेकिन इस वक्त राजवंशी महतो ने नीतीश सरकार पर बड़ा आरोप लगा दिया और ये कह दिया कि नीतीश कुमार भी गांजा पीते हैं। अब देखना होगा कि खुद नीतीश कुमार इस बात का जवाब कैसे देंगे। क्या वो गांजे का सेवन करते हैं? क्योंकि नीतीश कुमार के शासन में इस वक्त शराबबंदी पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुई है। लेकिन क्या नीतीश कुमार के पास राजवंशी महतो के सवाल का जवाब है?